हार्मोनिक आधार था उसके बाद फिश का इक्विलिब्रियम हम लोग देखा था रिजल्ट की स्टेबिलिटी का स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स हाँ 4 हो गए, 4 बचे हैं। और रेजिडेंस की स्टेबिलिटी के जो हम पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट क्रम में बता रहे हैं वैसे अप्लाई भी करना है, उसका सीक्वेंस मत बदल देना। सीक्वेंस बदलोगे तो भी क्वेश्चन गड़बड़ होगा। हाँ, पहला सीक्वेंस क्या था, बिना कॉपी देख के बताओ, बिना कॉपी देखे। हाँ, नॉन पोलर मोर स्टेबल देन डाइपोलर, जिसमें डाइपोल हो, पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी, या इसी ऑक्टेट को हम दूसरे से समझाए थे। हाँ, जिसमें बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और तीसरा पॉइंट क्या था, हाँ, चार्ज सेपरेशन लेस स्टेबल देन चार्ज डिस्पर्सन। चार्ज का अलगाव कब स्टेबल है कंपेयर टू चार्ज का फैलाव। चार्ज फैलना चाहिए, अलग ना हो। हाँ, चौथा पॉइंट, हाँ, जहां कहीं सिमिलर चार्ज एडजेसेंट एटम पे आएंगे तो सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ये 4 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। और 5वां पॉइंट है रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का। हाँ, लिखो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। 5वां पॉइंट है स्टेबिलिटी का, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। जैसे मेरे सामने कोई 4 स्ट्रक्चर दे रहे, पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तब देखें उसमें कौन इक्विवेलेंट है। जो इक्विवेलेंट दिखेगा उस पर मार देंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल है, तुम लोग हम बेंजीन का स्ट्रक्चर, कैकुले और दीवार। बेंजीन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैकुले भी था और दीवार भी था, लेकिन कैकुले इक्विवेलेंट था और दीवार इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट को कैसे पहचानेंगे, इक्विवेलेंट को? नहीं, इक्विवेलेंट की पहचान उसके सारे कार्बन का हाइड्रोजन सेम होगा। देखो, बेंजीन का जो कैकुले स्ट्रक्चर था वो ये था, और दीवार स्ट्रक्चर ये था, ठीक। इसमें हर कार्बन sp2 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 sp2, मतलब जो पाई घूम रहा है वो किसके बीच घूम रहा है, sp2 कार्बन के बीच में। जबकि ये देखो, ये sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp3, मतलब 6 कार्बन एक जैसे, ये अनइक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट है। इसमें कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल था और ये कम स्टेबल है। हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में 39% था और इसका कंट्रीब्यूशन 7.3% था। और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा, ये हाइब्रिड था, ठीक है। वही बात हम लिखवा रहे हैं कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी तुलना में जो इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो बता चुके हैं, कुछ नया एग्जाम्पल पता है जो कि पूछा गया हाल में? क्या देखो सामने, ये तो नोट कर चुके हैं तुम लोग। नया चीज देखो, हाँ, नया पॉइंट क्या है कि एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। एसिटिक एसिड जो है ना वो फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्यों है एसिटिक एसिड फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? हाँ, देखो कारण क्या है। एसिटिक एसिड और फिनॉल दोनों को कंपेयर करेंगे तो एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऐसा क्यों? तो आज को तुम लोग हम कंसेप्ट सुना चुके पहले ही कि जब भी दो एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, हाँ, दोनों का कंजुगेट बनाओ, कंजुगेट बेस बनाओ और दोनों की स्टेबिलिटी देखो। जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उस एसिड की ताकत उतनी। और ये कंसेप्ट तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो, यहां भी लगा दो, तुमको आंसर मिलेगा। सामने देखो, ये एसिटिक एसिड, इसका कंजुगेट बेस कैसे बना है?
H प्लस आयन निकाल दो तो ये बन जाएगा कंजुगेट बेस। अच्छा, फिनॉल का कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे? हाँ, इसमें से H प्लस आयन निकालो, तो H प्लस आयन निकालने के बाद इसका कंजुगेट बेस ये बनेगा। ठीक है, फिनॉल से H प्लस आयन निकालोगे तो कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड, और एसिटिक एसिड से H प्लस आयन निकालोगे तो कंजुगेट बेस क्या होगा? एसीटेट। अब इस एसीटेट और इस फिनोलेट की स्टेबिलिटी देखा जाए, जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा। अब देखो, इसकी स्टेबिलिटी देखो और इसकी स्टेबिलिटी देखो, क्या फर्क है? ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज पाई के साथ, यहां भी नेगेटिव पाई के साथ, मतलब दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। और क्या बनेगा? देखो सामने, इसमें नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कॉन्जुगेशन है तो निश्चित इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से, ये उठ के इधर गया तो पाई उठ करके यहां गया। देने वाला चार्ज लेने वाला न्यूट्रल है तो लेन देन के बाद और स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3CO- डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। हाँ, इधर आ जाओ, इसका बनाया जाए स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज कन्जुगेशन है पाई के साथ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से, ये उठ के इधर गया तो पाई उठ करके यहां चला जाएगा। देने वाला चार्ज लेने वाला न्यूट्रल है तो लेन देन के बाद चार्ज और स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बनेगा। ये बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी O पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बन sp2, ये भी sp2, मतलब हाइड्रोजन में फर्क नहीं, ऑक्सीजन का चार्ज भी दोनों में सेम, यहाँ भी O नेगेटिव, यहाँ भी O नेगेटिव, कोई फर्क नहीं, दोनों इक्विवेलेंट एक जैसे, जबकि एक जैसे नहीं है। इसमें नेगेटिव O के ऊपर है, यहाँ C के ऊपर है। अच्छा, ये कार्बन तुम्हारा sp2 तो ये कार्बन sp3, बोलो, मतलब हाइड्रोजन में फर्क है, ये अनइक्विवेलेंट है, अनइक्विवेलेंट, एक जैसे नहीं है, जबकि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अच्छा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या बोलती है? इक्विवेलेंस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू अनइक्विवेलेंट। तो बताइए, ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एसीटेट का रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिनोलेट का रेजोनेंस। देखो, द रेजोनेंस ऑफ एसीटेट मोर स्टेबल देन रेजोनेंस ऑफ फिनोलेट। Resonance of acetate more stable than resonance of phenolate. Resonance of acetate more stable than resonance of phenolate. तो बताओ कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, एसीटेट की फिनोलेट? तो चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा, इसलिए एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ये इसका रीजन है। और जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल ड्यू टू, तो उसमें पहला आंसर होगा रेजोनेंस, उसने लिखा रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, चार इफेक्ट लेगा, तुमको टिक मारना है, तुम टिक मारोगे रेजोनेंस पर। मान लो क्वेश्चन बदल के आगे ऑप्शन बदल दिया कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल बिकॉज इट्स कंजुगेट बेस एसीटेट आयन मोर स्टेबल ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आंसर अब ये होगा, मतलब एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसका फ्लेवर बदल के नया स्टेटमेंट दे सकता है। रेजोनेंस भी है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। बोलो, समझ में आया? और याद करो, तुम लोगों को हमने एक दिन क्लास में बोला था कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देता है। बोलो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फिनॉल एक वीक एसिड है, तो ये फिनॉल वीक एसिड के सॉल्ट को ये तोड़ेगा, मतलब इससे ये रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन वीक एसिड कभी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट को नहीं तोड़ सकता। करने का मतलब एसिटिक एसिड का रिएक्शन तुम सोडियम फिनोलेट से कराओगे, बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? बन जाएगा CH3COO Na प्लस फिनॉल, मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिबल।
स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ आयन देगा और वीक एसिड उस H+ आयन को उठा लेगा, मतलब इनके बीच आपस में रिएक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को तोड़ देगा, मतलब उसको रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा मान लो उल्टा कर दे, चलो मान लो हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं सोडियम एसीटेट के साथ। फिनॉल का रिएक्शन सोडियम एसिड के साथ कराएंगे तो क्या हमें एसिटिक एसिड मिलेगा? क्या सोडियम फिनोलेट मिलेगा? जवाब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा और वीक एसिड हमेशा बेस का काम करता है। तो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये एसिड और ये वीक एसिड एक्ट एज ए बेस, ये H+ आयन देगा और ये H+ आयन लेगा, और ये H+ आयन दे के बदल जाएगा सॉल्ट में और ये H+ आयन ले के बन जाएगा एसिड में। मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिएबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिएबल। मतलब मेरे सामने 4 रिएक्शन लिखे हैं, पूछा विच रिएक्शन इज फिजिएबल स्पॉन्टेनियस, तो हम कैसे जाने? क्या रटे? हमने जो आज तक कोई नहीं रिएक्शन रटा, हम तो केवल कंसेप्ट जानते हैं और वही तुमको दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का काम करेगा और वीक एसिड बिहेव एज ए बेस। ठीक है, उल्टा रिएक्शन संभव नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिखाया तुमको इसी तरह का, और ये बताओ कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? यह है कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में बताओ कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? फिर से बोलो। गलत, एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसके कंजुगेट बेस से। इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? H+ निकालो, कंजुगेट बेस बन गया। इस एसिड का कंजुगेट बेस ये है, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये है। अब इन दोनों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, तुम पाओगे ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। फिर कहोगे क्यों कम स्टेबल क्यों है? ध्यान से देखो, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? बोलो बोलो, बोलने से पक्का होगा। चार्ज डेंसिटी घटनी चाहिए, चार्ज डिस्पर्स होना चाहिए, चार्ज एक्युमुलेट, ये कंसेप्ट सामने देखो। मतलब नेगेटिव चार्ज कम्युनिकेशन है पाई के साथ, ये आराम से घूमेगा। इसके घूमने में क्या ये रुकावट पैदा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। जबकि इधर देखो, इस नेगेटिव चार्ज का भी पाइसेल कंजुगेशन है, ये भी इधर घूमना चाहेगा, लेकिन इस घूमने में ये लोन पेयर रुकावट पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर भी पाई के साथ कंजुगेशन में है। मतलब नेगेटिव भी घूम सकता है इस पाई के साथ, लोन पेयर भी घूम सकता है पाई के साथ। तो मतलब पाई किसी एक के साथ ना खेलेगा, या तो नेगेटिव के साथ या तो लोन पेयर के साथ। हाँ, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रीच है लोन पेयर से, इसके साथ ज्यादा खेलेगा, इसके साथ कम खेलेगा। लेकिन बताओ इस खेलने में ये रुकावट है, जबकि इसके खेलने में कोई रुकावट, ये चार्ज ज्यादा डिस्पर्स होगा, और चार्ज डिस्पर्स हो जाने से चार्ज डेंसिटी घटेगी, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और कंजुगेट बेस स्टेबल तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई? ज्यादा। क्योंकि समझ में तो बात आ रही है, लेकिन कंसेप्ट आपका बड़ा लंबा चौड़ा है। कोई शॉर्टकट तरीका मारिए ना। दोनों मुस्कुरा के बोल रहे हैं यस सर। याद करो, तुम लोग को एसिडिटी जब पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इनवर्सली टू +I, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R इनवर्सली टू +R। बोलो पढ़ाए थे। चलो अब बताओ, ध्यान से देखो, बताओ इसमें ये चीज कॉमन है कि नहीं? ये पार्ट और ये पार्ट बताओ कॉमन है? हाँ बताओ, ये पार्ट और ये पार्ट बताओ कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। बोलो इसी तरह इसको भी देखो, इसको भी खोल दे जरा, खोल दे जरा, CH3COOH। हाँ बताओ, इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट कॉमन है कि नहीं? अब फर्क क्या है? मिथाइल और यहाँ OH। बताइए मिथाइल को इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? +I से दे रहा है। अच्छा, ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है? जो ठीक है -I। और बोलो, और भी कुछ देखो ध्यान से, -I +R
इंडक्टिव से ले रहा है और प्लस आर के थ्रू, बताओ रीजनल इंडक्टिव में किसकी पावर जा रहा है, तो मतलब प्लस आर लग रहा है, ये प्लस आर के थ्रू दे रहा है, ये प्लस आई के थ्रू दे रहा है, बताओ ये ज्यादा दे रहा है। और देने वाला ग्रुप एसिडिटी को घटाता है, प्लस आई प्लस आर, ये दोनों ग्रुप जो होते हैं, जो देने वाले ग्रुप हमेशा एसिडिटी को घटाते, तो बताइए ज्यादा दे रहा है ना, तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये दे रहा लोन पेयर के थ्रू, ये दे रहा इंडक्टिव के थ्रू, ये ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, और देने वाला ग्रुप एसिडिटी को घटाता है, मतलब ये वीक एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो छोड़ो, तुम लोग को हम जब सॉल्ट एसिड पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने एसिडिटी का ऑर्डर नोट कराया था, हमने कहा इसको नोट कर लो, वक्त पे सब काम देगा, उसको खोल के देख लो, उसमें भी हमने यही लिखवाया है कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। कहा सर हमेशा ताकतवर कमजोर को मार के चलता है, दबा के चलता है, फिर हमने एसिड का ऑर्डर नोट कराया है, उस ऑर्डर को देख लो तो वहां भी यही पाओगे कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। मतलब हम 3 बार वो चीज को लिखवा चुके हैं, इसी बात को अलग अलग एंगल से, कि कैसे ही बात तुम्हारे में घुस जाए। किसका रीजनल स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, तो फिर उससे तुम कंपेयर करना चाहोगे, पहले बताओ 8 पॉइंट नोट कर लो किसका महत्व ज्यादा है। अभी तो मेरा 5वां पॉइंट चल रहा है ना, सारे पॉइंट नोट करके फिर कंपेयर करना। हाँ स्ट्रक्चर की बात है तो उसमें ज्यादा बनेंगे, इसमें कम बनेंगे, लेकिन बताओ स्ट्रक्चर को महत्व देना या इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट का महत्व ज्यादा है। अभी हमने नंबर स्ट्रक्चर का पॉइंट दिखवाया ही नहीं, मतलब उसका महत्व कम है, इसलिए हमने बोला जो क्रम हम लिखवा रहे हैं उसी क्रम से अप्लाई करना, उसका सीक्वेंस मत चेंज करना। लेकिन पहले लिख तो लो 8 पॉइंट, सब करेंगे बात, जो तुम पूछोगे जवाब देंगे, लेकिन पहले हथियार तो जुटा लो। अभी तो हमने तुमको 5वां हथियार पकड़ाया है, अभी तो 8 है टोटल। इक्विवेलेंट नोट कर लिया इसको। हाँ तो ये भी तो ऑर्गेनिक है, कार्बोनिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। यदि इनऑर्गेनिक होता तो तुम्हारी बात फिट हो जाती, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक। अब क्या करें, अब तो इफेक्ट लगाएंगे। और क्या ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन है, ऑर्गेनिक हुआ ना, ज्यादा होती है, लेकिन अभी वो पॉइंट पीछे है, उसको महत्व कम है, इसका महत्व ज्यादा है। तो जो महत्व चीज उसको पहले दिलो ना। हाँ बोलो, समझ में आया। तो जो कि एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिटिक एसिड कार्बोनिक एसिड सॉल्ट को तोड़ देगा। मान लो तुम्हारे सामने रिएक्शन लिखा है कि एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। क्या ये एसिटिक एसिड इस बाइकार्बोनेट को तोड़ेगा? यदि तोड़ेगा तो इसके अंदर से CO2 गैस निकलेगी, मतलब इफरवेसेंस होगा, इफरवेसेंस होगा। क्या एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके उसमें से इफरवेसेंस देगा? क्या सोडियम एसीटेट बनेगा? जवाब हाँ बनेगा, मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिबल। हाँ यदि हम एसिटिक एसिड की जगह फिनॉल ले लें, तो यही रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराएं तो क्या ये फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके इफरवेसेंस देगा? जवाब नहीं देगा। ये रिएक्शन फिजिबल है, ये फिजिबल, क्योंकि वीक एसिड इसको नहीं तोड़ सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड ही इसको तोड़ सकता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एसिटिक एसिड एंड फिनॉल डिस्टिंग्विश बाई, 4 ऑप्शन लिखा होगा, फेरिक क्लोराइड, DNP टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो जवाब है सोडियम। हाँ, इस सोडियम बाइकार्बोनेट से तुम एसिटिक एसिड फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट सर एसिटिक एसिड इफरवेसेंस देगा और फिनॉल, नोट करो, एसिटिक एसिड एंड फिनॉल डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाइकार्बोनेट।
एसिटिक एसिड एंड फिनॉल डिस्टिंग्विश्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और तुमने जो फंक्शनल ग्रुप का हम टेस्ट पढ़ा रहे थे, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, तो वहां पर हमने कहा था कि फिनॉल का एक टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्योंकि फिनॉल में इनॉल है, इनॉल, तो ये फेरिक क्लोराइड का टेस्ट देगा, जबकि एसिटिक एसिड से इनॉल नहीं है, ये फेरिक क्लोराइड का टेस्ट। तो देखा जाए आंसर ये भी है और ये भी है। ये तो हम पहले लिखवाए थे और ये आज लिखवा रहे हैं कुछ नया, कि एसिटिक एसिड फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये तो तुम नोट कर चुके पहले ही, अभी नया नोट कर लो, ये भी है। हाँ बोलो, समझ में आया? अच्छा, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। पहली बार आया एसिटिक एसिड फिनॉल को डिस्टिंग्विश कैसे करना, तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर दोबारा फिर क्वेश्चन आया कि जब एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेगा तो ये CO2 आएगी कहाँ से? वो बाइकार्बोनेट से निकल के आएगी या कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल के आएगी? हाँ, वो बाइकार्बोनेट से आ रही है, एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो उसको मार रहा है, यही मार खा रहा है ना, तो जो मार खाएगा वही ना रोएगा, ये तो मारने वाला है, ये तो एसिड है, ये तो एस्पर्सान देगा, और यही एस्पर्सान रिलीज होकर के जाके इसके साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है और वो टूट के देगा CO2 एंड वाटर। कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, फर्स्ट से टूट जाता है CO2 एंड वाटर। बोलो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तुम जहां उसका ढक्कन खोलोगे उस CO2 अपने बाहर आ जाती है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो CO2 बाहर आ जाएगी क्योंकि अनस्टेबल है, टूट के देगा CO2 एंड वाटर। तो मतलब ये जो CO2 आ रही है वो बाइकार्बोनेट से निकल के आ रही है, एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है। मेरे दिमाग में कंफ्यूजन क्यों आया कि एसिटिक एसिड से आ रही है? क्योंकि यहाँ भी COO है, यहाँ भी COO है, यहाँ भी COO है, तो जो कि COO या दोनों जगह से है तो कंफ्यूजन तो होना स्वाभाविक है कि CO2 आ कहाँ से रही है, एसिटिक एसिड से, बाइकार्बोनेट से या दोनों से। तो जब ये CO2 आ रही है बाइकार्बोनेट से, एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है। फिर कहोगे आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है कि एसिटिक एसिड से ही, सॉरी बाइकार्बोनेट से ही CO2 आ रही है, एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है? तो NCERT ने इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ रेडियो लेवल आइसोटोप टेक्निक का इस्तेमाल किया। क्या किया कि उसने सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्बन को रेडियो लेवल 14 कर दिया और एसिटिक एसिड के कार्बन को नॉर्मल 12 कर दिया, और फिर दोनों का आपस में रिएक्शन कराया, तो पाया जो CO2 निकल रही थी वो कार्बन 14 थी। मतलब रेडियो लेवल आइसोटोप टेक्निक्स से इस बात को प्रूफ किया गया कि ये जो CO2 आई है वो बाइकार्बोनेट से ही आ रही है, एसिटिक एसिड से। उनको रेडियो लेवल आइसोटोप टेक्निक प्रूफ दैट CO2 इवॉल्व फ्रॉम बाइकार्बोनेट। रेडियो लेवल isotope technique proof that radio label isotope technique proof that CO2 evolved from bicarbonate. CO2 evolved from bicarbonate, not acetic acid. वो बाइकार्बोनेट से आ रही है, एसिटिक एसिड से नहीं आ रही है। अच्छा, फिर क्वेश्चन मन में आएगा कि आपने 14 का इस्तेमाल करके इस बात को प्रूफ तो कर दिया कि CO2 बाइकार्बोनेट से आ रही है, लेकिन ध्यान रहे ये कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप है और रेडियो आइसोटोप हैजार्डस होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। तो मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करना मतलब अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना हुआ। तो कोई ऐसा तरीका अपनाइए जिसमें ये बात प्रूफ भी हो जाए और हेल्थ से कोई डिस्टर्ब खिलवाड़ भी ना हो। तो हमको ऐसा एसिड यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इन दोनों में से ऐसा एसिड इस्तेमाल करें जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो, ऐसा एसिड इस्तेमाल करें जो स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो लेकिन उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ना हो, और वो है पिक्रिक एसिड। उसका नाम है
पिक्रिक एसिड। देखिए पिक्रिक एसिड जो है ये फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? हमने अभी बोला एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर। बताइए माइनस आई ग्रुप लगे हैं, माइनस आर भी है, तो ये सब ग्रुप क्या करेंगे, विड्रॉ करके इसकी एसिडिटी को, मतलब पिक्रिक एसिड फिनॉल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा बताओ इसमें कोई कार्बोक्सिल ग्रुप है? नहीं है। अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो चुका है तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसको डिकम्पोज कर देगा, इसमें से इफरवेसेंस होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो अब CO2 का निकलना इस बात का प्रूफ हो गया कि ये CO2 बाइकार्बोनेट से ही आ रही है, एसिड से, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप तो है ही नहीं। फिर भी CO2 आ रही है तो निश्चित बाइकार्बोनेट से ही आ रही है। बोलो, नोट कर लो। कहने का मतलब ऐसा कोई भी एसिड जो कि कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है वो कार्बोनिक एसिड को तोड़ेगा, उसमें से इफरवेसेंस होगा, CO2 इवॉल्व होगी। फिर कौन कौन से एसिड है कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सब तो लिखवा चुके हैं, यदि याद कर सकते हो तो देख लो। हाँ, जितने आए हुए थे हमने बता दिया कि यही सब आ चुके हैं, इतने क्वेश्चन जो इतना बोले हैं सब आ चुका है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा एसिड है जो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, द एसिड विच डज नॉट हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो जवाब है पिक्रिक एसिड। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। NO2 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 ये दे लेगा, विड्रॉ।